Hello students, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing unit number 3rd electrochemistry, and in this chapter we are discussing about the commercial cells and battery. We have done already two types of cell, primary cells which is non-rechargeable and secondary cells which is rechargeable. Now today we are going to do our next type of cell, fuel cell. तो जो हमारी थर्ड कैटेगरी है सेल की वो क्या है, फ्यूल सेल। एंड फ्यूल सेल क्या होता है कि जब भी आप भी कोई भी फ्यूल लेते हो, जैसे कि आपका फ्यूल कुछ भी हो सकता है, लाइक वो फ्यूल आपका हाइड्रोजन हो गया, लाइक वो फ्यूल आपका क्या हो गया, मीथेन हो गया, आइदर वो मिथेनॉल हो गया। आपका कोई भी जो फ्यूल है, जब आप उस फ्यूल को क्या करते हो, बर्न करते हो, यानी कि उस फ्यूल की जो है वो कंबशन होती है। कंबशन जो है उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्यूल के बर्निंग पे, कंबशन के बाद जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, जब आप जो वो सेल होती है वो क्या करती है कि फ्यूल के कंबशन से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फ्यूल सेल्स क्या हैं, द सेल्स विच कन्वर्ट द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जो कंबशन है, किसी भी फ्यूल का जो कंबशन है, उस फ्यूल के कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली जो सेल है, उस सेल को हम क्या कहते हैं, फ्यूल सेल। ओके, अब इसमें आपका सबसे अच्छा एग्जांपल जो फ्यूल सेल का आता है वो आपका क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। जो हमने जो है वो डिस्कस करना है डिटेल में, तो आपका क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। ये जो सेल होता है आपका, वो प्राइमरी सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। कहाँ पे, अपोलो मून फ्लाइट्स में, कि जो आपके मून फ्लाइट्स जाते हैं ऊपर स्पेस में, तो वहाँ के लिए जो एनर्जी का सोर्स होता है वो मेनली आपका जो होता है वो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब फ्यूल सेल्स होता है। यू हैव टू नो सरप्राइज बिकॉज 200 kg ऑफ दिस फ्यूल, कि अगर आप इस फ्यूल का जो है 200 kg लेते हो तो स्पेस में जो है 11 डेज के लिए जो होता है सफिशिएंट होता है एस्ट्रोनॉट के लिए। बिकॉज आपको पता है कि वहाँ स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो हर एक चीज़ के लिए एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, और इस एनर्जी का सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से जो एनर्जी होती है, वो जो एनर्जी का सिर्फ 200 किलोग्राम जो होता है वो उनके लिए स्पेस में जो है 11 डेज के लिए क्या होता है, सफिशिएंट होता है। और सेकेंडली क्या होता है कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का जो साइड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वाटर होता है कंबशन के बाद। क्योंकि आप अगर देखो कि अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो क्या बनता है, आपका वाटर बनता है यहाँ पे। तो वाटर जो आपका उसका प्रोडक्ट आ रहा है कंबशन का, वो भी जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। तो इसलिए ये सेल हमें इसलिए भी जो है वो क्या है, यूज़फुल है। बिकॉज जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबशन करके वाटर बना लेता है। दैट्स वाई देयर नेम इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स वाटर, जन मतलब प्रोड्यूसर, कि जो कंबशन के बाद वाटर को प्रोड्यूस करे, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि व्हाट इज़ द फ्यूल सेल। ऐसी सेल जो किसी भी फ्यूल के कंबशन से प्रोड्यूस जो एनर्जी है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दैट इज़ द फ्यूल सेल। फिर हम वहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल अपना डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो अपोलो मून फ्लाइट्स में यूज़ की जाती है, जिसका 200 kg जो होता है वो 11 डेज़ के लिए स्पेस में जो होता है वो सफिशिएंट होता है। एंड सेकेंडरी जो इसका प्रोडक्ट है वो वाटर होता है, और वो वाटर जो है वो एस्ट्रोनट्स के ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए क्या होता है, वो यूज़ होता है। इसका कोई भी टाइप का पोल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम करते हैं कि इस सेल को हम डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो डिज़ाइन के लिए हमारे पास क्या आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल। कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल जो आपकी, वो भी हम कौन सी फ्यूल सेल की बात करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को हम कैसे बनाएंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को बनाने के लिए हम एक जो है कंपार्टमेंट लेंगे पोरस, जिसमें जो है पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड लगी रहेगी। मतलब कि हमने यहाँ पे एक ऐसे कंपार्टमेंट लिया लाइक दिस। हाँ, इसको मैं बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने पोरस एक कंपार्टमेंट लिया, इसमें 2 आउटलेट दे रखे हैं, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड्स लगाई कार्बन की। कार्बन की कोई भी फॉर्म हो सकती है, ग्रेफाइट जैसे हो, लेकिन यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोड लगा रहे हो, ये इलेक्ट्रोड कैसी होनी चाहिए, पोरस। पोरस का मतलब इसमें छोटे छोटे जो है वो होल्स होंगे। पोर्स का मतलब क्या होता है, होल्स। तो यहाँ पे जो भी आप इलेक्ट्रोड लगाओगे, इन इलेक्ट्रोड्स के पास यहाँ पे क्या होगा, आपका होल्स।
इसको यहाँ से कम्प्लीटली ऐसे बंद करोगे दोनों तरफ से, और यहाँ से थोड़ा सा उसको क्या दोगे, आउटलेट दोगे। ये आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, इसलिए इसको आप क्या करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करोगे। तो इसको आप बैटरी के जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप जो है वो अटैच करोगे। यहाँ पे ये जो मैंने ली हुई हैं ये इलेक्ट्रोड्स हैं। क्या हैं ये, इलेक्ट्रोड्स हैं। किसकी हैं, कार्बन की हैं, और कैसी हैं, पोरस है, मतलब इनमें होल है। इसमें हम फाइनली डिवाइडेड जो है बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में कैटलिस्ट भरते हैं। वो कैटलिस्ट हमारे क्या हो सकते हैं, प्लैटिनम हो सकता है, प्लैडियम हो सकता है। तो ये कैटलिस्ट हम यहाँ डाल रहे हैं जो कि रिएक्शन होते समय हेल्प आएंगे। तो इसके अंदर हमने कैटलिस्ट फिल किया हुआ है प्लैटिनम और प्लैडियम यहाँ पे फिल किया हुआ है। ये यहाँ पे जो बीच वाला कंपार्टमेंट है, ये बीच वाला कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में हम एक्वस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे। किसका, या तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले लो या फिर क्या ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ले लो। मेनली हमें OH नेगेटिव आयंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप चाहे NaOH ले लो चाहे KOH ले लो। वो इस सेंटर वाले कंपार्टमेंट में क्या करेगा, फिल करेगा, ठीक है। और सेंटर वाले कंपार्टमेंट में फिल करने के बाद ये जो आपका है वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जो आयंस में डिसोशिएट होंगे, रिएक्शन करने में हेल्प करवाएंगे। ये जो आउटलेट दे रखी हैं यहाँ पे, इस तरफ से हाइड्रोजन गैस बबल करवाएंगे, मतलब अंदर डालेंगे, और इस तरफ से क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस की क्या करेंगे, बबलिंग करेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है बबल किया, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ से होता हुआ, इस पोरस इलेक्ट्रोड से होता हुआ इस सेंटर वाले कंपार्टमेंट में आता है। तो जब सेंटर वाले कंपार्टमेंट में आता है तो वहाँ पे कुछ रिएक्शंस होती हैं। वो रिएक्शंस आपकी क्या होती हैं, तो वो रिएक्शंस आपकी हम पहले लेते हैं कि एट एनोड, कि एनोड पे आपकी क्या रिएक्शन होती है। तो एनोड पे क्या होता है, एनोड की तरफ, एनोड्स पे आप जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा रखा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एनोड पे जो है वो आपकी जो हाइड्रोजन गैस होगी वो जाएगी। वो वहाँ से जब सेंट्रल कंपार्टमेंट पे जाएगी तो उसको OH नेगेटिव आयन मिलेगा, और उस OH नेगेटिव आयन से वो क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी, साथ में जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देगी। फिर कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे इसकी रिवर्स रिएक्शन होगी। कैथोड की तरफ से आप ऑक्सीजन डाल रहे हो, ऑक्सीजन जाएगा, वाटर के साथ कंबाइन करेगा, वहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं उनको लेगा, और यहाँ पे फिर से क्या बना देगा, 4OH नेगेटिव आयन बना देगा। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो तो ये आपके इलेक्ट्रॉन का चाहिए, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कट गया। यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स था, तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आप माइनस कर दोगे, और जो लिखा जाएगा नीचे वो क्या बचेगा आपका, 2H2 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू 2H2O। तो ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाती है। अब इन सेल रिएक्शंस में आप क्या देख रहे हो कि जो आपका रिएक्टेंट्स है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, फेड हो रहा है, और फेड होने का मतलब यूज़ हो रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ से जो वाटर बन रहा है उस वाटर को आप यहाँ से सेंट्रल कंपार्टमेंट से क्या कर दे रहे हो, निकाल दे रहे हो। तो यहाँ से आपका होता है। अब आपका जो ये फ्यूल सेल था, फ्यूल सेल में आपने इधर से हाइड्रोजन गैस बबल करी, यहाँ से ऑक्सीजन का बबल करी, इसके साथ रिएक्शन करके सेंट्रल कंपार्टमेंट पे वाटर बना, वो वाटर आपने कॉन्टिन्यूसली क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई। ये आपका फ्यूल सेल था। अब नेक्स्ट करेंगे कि जो हमने फ्यूल सेल किया इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज का मतलब कि हमारे लिए इसका क्या कुछ फ़ायदा है। तो सबसे बेनिफिट ये है कि जो इसकी सप्लाई होती है वोल्टेज की, वो सप्लाई जो ये करता है वो क्या करता है, कॉन्टीन्यू सप्लाई होती है। कॉन्टीन्यू सप्लाई होती है मतलब आप कह सकते हो कि सच सेल बिकम्स नेवर डेड। ये आपके जो सेल्स होते हैं कभी डेड नहीं होते हैं। ऐसे जो सेल्स होते हैं वो मेनली जो आपका देखा जाए 70 to 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ऑपरेट होते हैं, मतलब हायर टेम्परेचर पे ऑपरेट होते हैं, और जो पोटेंशियल देते हैं वो 0.9 वोल्ट का अप्रोक्स ही आपका देते हैं। मतलब इनकी सप्लाई जो होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, सेल कभी भी डेड नहीं होते, 70 to 140 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं, एंड 0.9 वोल्ट की जो पोटेंशियल है ये आपको देते हैं। अगर हम इस सेल की थ्योरेटिकली एफिशिएंसी की बात करें कि जो ये सेल है उसकी जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का मतलब कि कितनी एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करता है, तो थ्योरेटिकली हम बात करते हैं तो ये 100% इसकी एफिशिएंसी होती है, मतलब कि अगर हम कैलकुलेटेड वे में बात करें। लेकिन जो प्रैक्टिकली है, जो हमने इसको यूज़ किया और यूज़ करके देखा, तो हमें पता चलता है कि 60 to 70% जो है ये हमारे लिए एफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है इसकी, बहुत सारी एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। एक्चुअली जो आप थर्मल पावर प्लांट यूज़ करते हो उनकी तो एफिशिएंसी सिर्फ 40% होती है, तो कहाँ 40 और कहाँ 60, यानी कि मच एफिशिएंसी जो होती है इसकी यूज़ होती है।
और थर्ड इसकी एडवांटेज क्या है, दे डू नॉट हैव एनी पोल्यूशन प्रॉब्लम, इसके पास कोई भी पोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो कंबाइन करके क्या बना देते हैं, वाटर बनाते हैं, और वाटर जो है वो किसी टाइप का कोई भी पोल्यूशन जो है वो कॉज नहीं करता है, वो हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। तो ये आपकी 3 एडवांटेज थी फ्यूल सेल की। उसके बाद बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी के लिए मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच आप क्या बोलते हो, हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन इसको बोलते हो, ठीक है। फिर आप एक टर्म आप यूज़ करते हो डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है, यूजफुल वर्क डन, क्योंकि आप करते हो कि डिक्रीज इन द गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द यूजफुल वर्क डन, इसी चैप्टर में आपने लास्ट में किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा जी है दैट इज़ द यूजफुल वर्क डन। डेल्टा जी आपका क्या है, यूजफुल वर्क डन है। तो जो ये सेल है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उस टाइम जो इसकी थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी होती है सेल की, थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी वो क्या होती है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी को आप एटा से जो है रिप्रेजेंट करते हो, ग्रीक लेटर जो आपका एटा होता है। तो इस तरह से आपकी जो है ये फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है, इसका जो ये फॉर्मूला है वो ध्यान रखना, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इज इक्वल टू 100। इनकेस अगर कहीं ऑप्शन में आता है वो 100 नहीं मेंशन होता तो आप डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच, डेल्टा जी क्या है, जो आपका यूजफुल वर्क डन होता है, आप कहते हो कि गिव्स फ्री एनर्जी में जो डिक्रीज है वही आपका यूजफुल वर्क डन है। और डेल्टा एच आपका क्या है, हीट ऑफ कंबशन अदर एंथैल्पी ऑफ कंबशन की आप यहाँ पे बात करते हो। तो ये आपका क्या था, ओवरऑल जो है आपका ये क्या कहते हैं, आपका फ्यूल सेल था। इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी हैं कंस्ट्रक्शन में, बिकॉज इनमें कोरोजन बहुत जल्दी हो जाता है, हाई कॉस्ट होती हैं, प्रॉब्लम होती है हैंडलिंग में, क्योंकि ये जो है गैसियस फ्यूल है, क्योंकि उसके लिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है। तो थोड़े बहुत इसके साथ प्रॉब्लम्स भी हैं, बट मच एफिशिएंट सेल है जो हमें मैक्सिमम एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ द कोरोजन। आपने कोरोजन पढ़ा हुआ है। कोरोजन में आपका क्या होता है कि जो मेटल होता है उसका सरफेस ईटिंग अप होता है, और जो मेटल होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। यानी कि आपका कोई भी मेटल है, उस मेटल पे अगर एयर का या फिर मॉइस्चर का क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है, तो उस अटैक होने की वजह से जो आपका मेटल होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, मतलब बेकार हो गया, बिल्कुल यूज़ करने के लायक नहीं रहेगा। तो उसको आप क्या कहते हो, कोरोजन कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आयरन की कोरोजन की बात करते हो तो आयरन में जो कोरोजन का केस होता है उसको आप क्या कहते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। और जो आयरन के रस्ट का फॉर्मूला होता है दैट इज़ द Fe2O3.X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फेरिक ऑक्साइड X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये आपके आयरन के रस्ट का फॉर्मूला है। इसी तरीके से आप देखते हो कि जब सिल्वर है, सिल्वर मतलब एजी सिल्वर है, ये वाइट कलर का होता है, बट सम टाइम ये क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। तो यहाँ पे जो है वो सिल्वर की सल्फाइड बनता है, तो सिल्वर का सल्फाइड की वजह से ब्लैक कोटिंग आता है। सिमिलरली जो आपका कॉपर होता है, जो आपका तांबा होता है, वो भी कैसा हो जाता है, अपने ऊपर एक ग्रीन कोटिंग लेके आता है। तो वो ग्रीन कोटिंग जो होती है वो क्या होता है, अल्कलाइन कॉपर का कार्बोनेट बन जाता है। एल्कलाइन का मतलब CuOH का ट्वाइस, यानी कि इसको आप मेलाचाइट भी बोलते हो। तो इस वजह से इसके ऊपर क्या होती है, ग्रीन कलर की जो है वो कवरिंग आती है। नाउ आगे हम जो करेंगे कि किस तरीके से ये कोरोजन होता है, उसका जो है मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, यहाँ पे जो कोरोजन का मैकेनिज्म है वो एक थ्योरी पे बेस्ड है, जिस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी हम बोलते हैं जिस मैकेनिज्म पे, जिस मैकेनिज्म ही आपका बेस्ड है, कैसे जो है ये आपका होता है, मतलब रस्टिंग कैसे होती है, लोहे में जंग कैसे लगता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स होते हैं, जैसे कि आपका कोई मेटल का सरफेस है, ये सपोज करो क्या है, मेटल का सरफेस है, तो इस मेटल के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर वेपर्स का मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, वाटर ही होता है, ठीक है। जब वो वाटर वेपर्स जो वाटर होते हैं वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड।
यहाँ पे आपका जो H2CO3 है वो आपका क्या बन गया यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, यानी कि मेटल के सरफेस पे आपको क्या बन गया कार्बोनिक एसिड। इट मीन्स क्या होता है कि जो आपका मेटल का सरफेस है वो एक एसिड से क्या है आपका कवर है। यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड बनता है वो यूज़ करता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपने आयंस में डिसोशिएट होता है, क्योंकि जो कार्बोनिक एसिड है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, बिकॉज वीक एसिड है तो वो कार्बोनिक एसिड समवॉट अपने जो है आयंस में क्या करेगा डिसोशिएट होगा। कैसे होगा 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव में। तो आपकी एक इक्वेशन तो ये बन गई और दूसरी क्या बन गई, ये रिएक्शन आपकी यहाँ पे हुई। अब यहाँ पे जो आपका H पॉजिटिव आयन बना हुआ है वो क्या करेगा, वो हो सकता है कि कोई दूसरे जो एसिड के ऑक्साइड हों, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में सल्फ़र भी है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, तो उसके ऑक्साइड्स होते हैं, उनकी वजह से भी बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, नाइट्रिक एसिड बना लेता है, तो वहाँ से भी आपको जो है वो मिल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कार्बोनिक हो, वैसे मैक्सिमम कार्बोनिक बनता है, बट दूसरे वाले भी वहाँ पे आपके बन जाते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो आयरन होता है जो आपका कॉन्टैक्ट में आता है H पॉजिटिव आयन के साथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो जो आपकी मेटल है, जो मेटल डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर की कॉन्टैक्ट में आएगा, वो जो आपका सरफेस होगा वो किसका काम करेगा, वहाँ पे एनोड का काम करता है। किसका काम करता है, एनोड का। तो जैसे ही वो उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो जो आयरन होगा उसकी वो क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन करा देगा, और वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा वहाँ पे बाहर निकलेगा। मतलब कि जो मेटल का सरफेस है, जो लोहे का सरफेस है, वो जो डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जिसमें H पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट है, जो ऊपर कवर्ड सरफेस है, वो किसका काम करेगा, एनोड का। और एनोड में जैसे वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा और Fe2 पॉजिटिव आयन में क्या करेगा, यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये जो आपका आयरन है वो किस में कन्वर्ट होगा, फेरस आयन में। क्या हो गया, फेरस आयन में। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ हुए हैं वो मेटल के दूसरे साइड पे जाएंगे। सपोज़ करो आपका ये मेटल का सरफेस है और यहाँ पे आपका जो आयरन है आयरन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहाँ पे रिलीज़ किया, और ये इलेक्ट्रॉन अंदर से ट्रांसफ़र होके जो है यहाँ साइड पे जो है वो पहुँच गए, ठीक है। तो जब ये दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेंगे, जब सेकंड साइड पे इलेक्ट्रॉन मूव करके गए तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे H पॉजिटिव आयन था और एटमॉस्फेरिक जो है वो आपका ऑक्सीजन था, उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, आपका वाटर बना देंगे। तो ये जो साइट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं वो किसका काम करेगा, एनोड पे, और जहाँ पे ये रिएक्शन जाके इलेक्ट्रॉन्स जाके रिसीव हो रहे हैं और H पॉजिटिव आयन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, ये आपका किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। तो यहाँ पे ये कैथोड का काम करेगा। जब आप इन इक्वेशंस को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, कौन सी इक्वेशन, एक तो एनोड वाली, एक कैथोड वाली, तो आपको ओवरऑल सेल रिएक्शन मिलता है। बिकॉज मेरी इस रिएक्शन में यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या करोगे, इस पूरी रिएक्शन को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये आप क्या करोगे, पूरी रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, एंड ये 2 2 4 आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचा, 2 आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 H पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू द 2 Fe2 पॉजिटिव देन 2H2O। ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आपका क्या बना, फेरस आयन बना। कि अगर यहाँ पे आपका जो फेरस आयन बनता है वो फेरस आयन क्या करता है, रिएक्ट करता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन के साथ आयरन, मतलब जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर की जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, फेरिक आयन बनाता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, Fe2 पॉजिटिव लिया, जो फेरस आयन बना था वो फेरस आयन एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe2O3, और साथ में जो है वो H पॉजिटिव आयन को एक्वस फॉर्म में वहाँ से क्या कर देता है, आपका रिलीज़ कर देता है। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन गया। ये फेरिक ऑक्साइड क्या करती है, हाइड्रेशन करती है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो आपका फेरिक ऑक्साइड है यहाँ पे फेरस से किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक में।
तो यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3 वो X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करता है एंड क्या बनाता है Fe2O3 X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये जो आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है इसको आप क्या बोलते हो, रस्ट ऑफ आयरन, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन रस्ट। तो ये आप ध्यान रखोगे, तो ये रस्ट का फॉर्मूला है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं, फैक्टर्स विच प्रमोट कोरोजन, जिसकी वजह से जो आपका कोरोजन की प्रोसेस है वो स्पीड अप होती है। प्रमोट करने का मतलब क्या होता है, उसको बढ़ाना, विच प्रमोट कोरोजन। तो पहला फैक्टर आपका क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा रहेगी जो कोरोजन का चांस होगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनकी जो कोरोजन के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। ये जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती हैं। इलेक्ट्रोलाइट का काम करने की वजह से जो होता है ये कोरोजन करती हैं। अगर आपके पास प्योर मेटल है तो उस प्योर मेटल का कभी भी कोरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। आपको पता है कि कोरोजन के लिए एयर एंड मॉइस्चर का बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि 10th क्लास में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद लाऊं कि आपने 3 जो है वो टेस्ट ट्यूब ली थी, ऐसे NCERT की बुक में बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट ये करके बताया हुआ है। एंड इन तीनों में आपने क्या किया था कि आयरन की नेल डाली थी, एक आयरन नेल थी, उसमें आपने क्या किया था, वाटर और मॉइस्चर सारा कॉन्टैक्ट में आ रहा था। इनको आपने एयर टाइट कर दिया था, सिर्फ यहाँ पे क्या था, वाटर था, और यहाँ पे ना ही वाटर था ना ही मॉइस्चर। तो आपने क्या देखा था, जहाँ पे वाटर और एयर दोनों कॉन्टैक्ट में आ रहे थे वहाँ पे कोरोजन हुआ था, बाकी की नेल्स में कोरोजन नहीं हुआ था। इससे प्रूव होता था कि कोरोजन के लिए एयर और मॉइस्चर की जो प्रेजेंस है वो क्या है, नेसेसरी है। यानी कि कहीं पे भी जो एयर और मॉइस्चर होते हैं वो क्या करते हैं, कोरोजन को जो है वो अफेक्ट करते हैं। 4 टाइप आता है स्ट्रेन्स ऑफ मेटल। जो आपकी मेटल्स होती हैं उसमें अगर कोई भी स्ट्रेन है, कोई भी स्क्रैच है, तो उसकी वजह से कोरोजन को होने के लिए एक साइड मिल जाता है, तो वहाँ पे जो है बेंट या हुए तो वहाँ पे जो है आपका कोरोजन जो है प्रोसेस क्या होता है, फास्ट होता है। एंड लास्ट वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है, रेट ऑफ कोरोजन को जो है वो क्या करता है, इन्हांस करता है। यानी कि अगर आपने प्योर वाटर के अंदर आपने आयरन की मेटल रखी है तो उसमें कोरोजन का रेट स्लो होगा, लेकिन अगर आपने जो है वहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कोई सॉल्टी सोल्यूशन ले लिया, तो वहाँ पे जो कोरोजन का रेट होता है वो काफ़ी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि हम जो कोरोजन की प्रोसेस है उससे मेटल्स को कैसे बचाएं। प्रिवेंशन में आपका जो सबसे पहला आता है वो वेरियर प्रोटेक्शन है। कि वेरियर प्रोटेक्शन का मतलब कि अगर आपकी जो मेटल है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आ रही है तब तो उसका कोरोजन हो रहा है। अगर किसी तरीके से आप उसको जो है एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में ना आने दो तो क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा। तो वो वेरियर प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है, अप्लाइंग पेंट। जो आपकी मेटल है उसको आप क्या कर दो, जो है पेंट कर दो, या फिर उसके ऊपर एक थिन फिल्म बना दो। किसकी बना दो, ऑयल की, या फिर किसकी बना दो, ग्रीस की। तो वो ऑयल जो है मॉइस्चर को कांटेक्ट में नहीं आने देगा। या फिर आप जो है एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आप वहाँ पे कर सकते हो कि मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल की जो है वो कवरिंग कर सकते हो। इस तरह से जो है आप जो है कर सकते हो। तो ये सारी बैरियर प्रोटेक्शन है। सेकेंड टाइप का जो प्रोटेक्शन आता है जिसको हम क्या कहते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। जिसको हम क्या कहते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइस करने का मतलब क्या होता है, अपने आप को किसी दूसरे के लिए जो है वो ख़त्म कर देना। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो आपका आयरन है उस आयरन को किसी एक ऐसी मेटल की प्लेट से कवर करना जिसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो, आयरन से ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से जो है वो आयरन जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। इसमें आपका बहुत अच्छा एग्जांपल आता है गैल्वेनाइजेशन का। गैल्वेनाइजेशन में मैं आपको बताऊंगी बेटा कि जो जिंक होती है, जो जिंक की रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, आयरन से ज़्यादा होती है। तो मेरे ऊपर जो है अगर यहाँ पे क्या होगी, आयरन की एक मेटल होगी, तो मैं उस आयरन की मेटल को क्या करूँगी, जिंक की प्लेट से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। तो जिंक की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब जिंक है वो अपना कोरोजन करके वहाँ पे बेसिक जिंक कार्बोनेट बना लेता है, जिसकी वजह से जो गैल्वेनाइज प्लेट होती है वो अपना लस्टर खो देती है, लेकिन जो आयरन होता है वो क्या होता है, आपका प्रोटेक्टेड होता है। यानी कि जो जिंक है
वो जिंक जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, एयर और मॉइस्चर की कांटेक्ट में आती तो क्या बनाती है, जिंक का कार्बोनेट एंड जिंक का हाइड्रोक्साइड। तो लस्टर तो चली जाती है बट आयरन जो है वो आपकी जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है, उसमें जो होता है वो कोरोजन यहाँ पे नहीं होता है। तो इसके लिए जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के जो पाउडर होते हैं उनको मिक्स करके पेंट भी लगाते हैं, तो उससे भी यह सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल से जो है उसको क्या कर देना, कवर कर देना। थर्ड जो है आपका वो क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इसको इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन को हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है कोरोजन से, उसको कनेक्ट करते हैं मोर एक्टिव मेटल से, चाहे डायरेक्टली या फिर क्या करते हैं, इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे जो आपका आयरन होगा, जो आयरन जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, वो जो आयरन होगा वो क्या होगा, आपका कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है, कैथोड का। और जो दूसरी मेटल होगी जो प्रोटेक्शन करवाएगी, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी, अदर मेटल होगी, वो किसका काम करेगी, एनोड का। ये तो आयरन है जिसको प्रोटेक्ट करना है, और ये आपकी कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल होगी, आपकी रिएक्टिव मेटल होगी जिससे आपने आयरन की प्रोटेक्शन करवानी है, वो किसका काम करेगी, एनोड का। तो यहाँ पे एनोड का आप ऑक्सीडेशन करोगे, ग्रेजुअली क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस करती रहेगी और इसके ऊपर कवरिंग कर लेती है, तो इस वजह से जो है वो उस पर जंग नहीं लगने देता। तो यहाँ पे आपका जो है ये एक तरीका है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप मैग्नीशियम को जो बहुत कॉमनली यूज़ करते हो कैथोडिक प्रोटेक्शन के लिए, कि जो आपकी अंडर ग्राउंड जो है वाटर की पाइप्स जाती हैं, अब वो आयरन की बनी होती हैं, तो उसमें जो है जंग लगने के जो चांस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर जो होता है वो एयर भी होता है, मॉइस्चर भी होता है। तो इस आयरन के साथ साथ हम यहाँ पे मैग्नीशियम भी जो है वो बिछा देते हैं साइड में। जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम के पीसेस जो होते हैं वो पाइपलाइन के साथ जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम होता है वो एनोड का काम करता है, और जो आयरन की पाइप्स होती हैं वो कैथोड का काम करती है। इस तरह से जो है वो उसका कैथोडिक प्रोटेक्शन वहाँ पर करती हैं। फोर्थ है जिससे आप जो है रस्ट से बचा सकते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एंटी रस्ट सोल्यूशन से हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो एंटी रस्ट सोल्यूशन क्या होते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट एंड एल्कलाइन क्रोमेट सोल्यूशन होते हैं। एल्कलाइन का मतलब बेसिक जो वाटर में डिजोल्व है, एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन क्रोमेट जो होते हैं वो सोल्यूशंस होते हैं। ये सोल्यूशंस क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन की अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि एल्कलाइन इन द नेचर होते हैं, तो H पॉजिटिव क्या है, वो एसिडिक है, तो उसको क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं और एक प्रोटेक्टिव फिल्म बनाते हैं आयरन फॉस्फेट की, और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, रस्टिंग जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो मेनली इसका जो यूज़ होता है वो कार के रेडिएटर में यूज़ होता है। कार रेडिएटर में आप वाटर डालते हो ना, तो कार के रेडिएटर में इसका यूज़ होता है कि जो आयरन पार्ट होता है इंजन का, उसको रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 3। होप सो आपने अच्छे से किया होगा, आपको ये समझ में आ गई होगी। इनकेस आपके पास कोई भी क्वेरी हो, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड जो है तब तक के लिए आप वीडियो देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।